नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे त्रिपुरा सी के पेपर की आंसर की, और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे इस पेपर से। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए हैं वो कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हरियाणा सीचू का एग्ज़ाम इसी मंथ होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ राजस्थान सीचू का एग्ज़ाम होने वाला है। आरएमएल की एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्द ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो मतलब बैक टू बैक आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी एसजीपीजीआई में वैकेंसी भी आ रखी है, तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आ भी रखी है और आने भी वाली है, क्योंकि चुनावी सीजन आने वाला है। तो इससे पहले पहले वैकेंसीज इनको निकालनी है। तो अभी वैकेंसीज का दौर है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। इन जो वैकेंसीज अभी निकाली जा रही, इन्हीं में आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं होगा, चाहे कोई सा भी आप फॉर्म भर देना। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो चलिए हम 50 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बच गए हैं वो हम कंप्लीटली फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, द measures taken by a couple to regulate the interval between pregnancies and to avoid unwanted pregnancy is called। आपको एक डेफिनेशन दी गई है, और ये डेफिनेशन किसकी है ये आप लोगों को पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है उनको अवॉइड करने के लिए, और प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल लेने के लिए जो आप मेजरमेंट यूज़ करते हैं उस मेजरमेंट का नाम क्या है, फिर उसको क्या कहते हैं, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, फैमिली प्लानिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंटली मैरिड कपल्स वेर इन द लाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज विच इज बिटवीन 15 to 45 ईयर आर कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करंटली मैरिड कपल है जिनकी अभी भी नई नई शादी हुई है, उनकी रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि जो उनकी एज है वो कौन सी है, रिप्रोडक्टिव एज है। हो सकता है कि वो 20 साल के हो सकता है कि वो 22 साल के हो सकता है वो 32 साल के हो। तो मतलब उनकी जो है एज वो कौन सी है, रिप्रोडक्टिव एज है। यानी एज आपको दे रखी है यहाँ पे 15 से 45 साल। आगे आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट कम्पिटेटिव एग्जाम में कि इनमें से कौन सी रिप्रोडक्टिव एज है, तो वहाँ पर आप आंसर करना 15 से 45 साल। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उसमें ये जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 से 45 साल, और जो करंटली अभी मैरिड हुए हैं वो कपल्स क्या कहलाएंगे। इन कपल्स को हम कहते हैं एलिजिबल कपल, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कम्युनिटी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस की प्रिवलेंस का इंडिकेटर कौन सा है, ये आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, सी कपल प्रोटेक्शन रेट, CPR। इसको हम क्या बोलते हैं, CPR, कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अडॉप्टेड टू प्रिवेंट लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओम इज कॉल्ड एज। यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है उससे करीबन 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बैक टू बैक फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो कौन सा फैमिली प्लानिंग का मेथड है जिसमें हम जो भी लाइव स्पर्म्स होते हैं इनसे मतलब लाइव स्पर्म को ओवम से मीटिंग में या फिर इनको एक दूसरे में ऐड होने में क्या करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, बैरियर मेथड। जो बैरियर मेथड है वो हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लाइव स्पर्म्स होते हैं वो ओवम के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट वाइडली नॉन एंड यूज्ड बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज्ड बाय द मेल्स अराउंड द वर्ल्ड इज। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी मेल है वो कौन से बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज करते हैं, सिंपली आपको पूछा गया और ये सिंपली आपको पता भी है। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना, ऑप्शन सेकंड, कॉन्डोम। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं ये फीमेल्स के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैरियर डिवाइसेज यूज्ड टू कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर यहाँ पे जो भी आपको दी गई है वो क्या है, बैरियर डिवाइसेज है जो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज ली जाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेट। ये एक ड्रग का नाम है। बाकी जो 3 डिवाइसेज दे रखे हैं ये कौन सी बैरियर डिवाइसेज है जो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज करते हैं, डायफ्राम, डचकेप एंड वेजाइनल स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज आर आल्सो कॉल्ड एज। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं,
फर्स्ट जनरेशन आईयूडी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज। आईयूडी के 4-5 क्वेश्चन सारे बैक टू बैक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो आईयूडी इंसर्शन है इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो इनमें आईयूडी यूज नहीं करनी है, आईयूडी इंसर्ट नहीं करनी है, इनमें क्या होगी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। वन लाइव चाइल्ड, किसी के एक बच्चा है और वो आगे नहीं चाहती है प्रेगनेंसी, तो उनमें आईयूडी हम लगा सकते हैं। 2 बच्चे हैं तो उनमें भी हम लगा सकते हैं। वर्किंग वुमेन है तो वो उनके अंदर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है उनमें आईयूडी इंसर्ट नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड मेथड ऑफ पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो उस टाइम आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि आप यहाँ तक पढ़ते हो और डायरेक्टली आप आंसर लगा देते हो। यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है वो आप कहानी नहीं पढ़ते हो, और ये कहानी जिसने नहीं पढ़ी उसकी कहानी खत्म है ना। तो अच्छे से कहानी को पढ़ा करो कि क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद आप आंसर को सॉल्व किया करो। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सभी के सभी जो मेथड्स है वो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, इनको हम रिकमेंड कर सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी, स्पर्मिसिडल जेली। जो स्पर्मिसिडल जेली है वो अपने को यूज़ नहीं करनी है। अगर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम स्पर्मिसिडल जो जेली है वो यूज़ नहीं करते हैं। बाकी मेफिप्रिस्टोन 10 mg यूज़ करते हैं, लियोनॉर्जेस्ट्रॉल ये भी यूज़ करते हैं। इंसर्शन ऑफ कॉपर टी विद इन 5 डेज, कॉपर टी अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो विद इन 5 डेज, पोस्ट कोइटल की बात हो रही है, पोस्ट कोइटल के विद इन 5 डेज आपको कॉपर टी जो है वो इंसर्ट करनी होगी। तो ये मेथड भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन स्पर्मिसाइडल जेली जो है वो यूज यहाँ पे नहीं करनी है। ये ड्यूरिंग कोइटल यानी कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट कोइटल की यहाँ पे बात हो रही है तो इनमें हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल ड्रग है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, DMPA। जो DMP है ये है क्या, प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट इज गिवन टू एनहेंस एडोलसेंट न्यूट्रिशन। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि कौन सा वो सप्लीमेंट है जिसकी ज़रूरत एडोलसेंट्स के न्यूट्रिशन में, मतलब एडोलसेंट्स को सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, आयरन एंड फॉलिक एसिड। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो जो भी एडोलसेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन में आयरन एंड फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन कैरिड आउट बट एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सभी के सभी जो एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है उसके प्रायोरिटी इंटरवेंशन है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, एडोलसेंट एजुकेशन। इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आप हेल्थ प्रोग्राम में एडोलसेंट्स को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये भी आपके एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। एडोलसेंट न्यूट्रिशन ये भी आपके एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम में आता है, ठीक है। जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वो कौन सा, एडोलसेंट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्टिव कैरिड आउट अंडर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक को छोड़कर बाकी सभी की सभी जो भी एक्टिविटीज़ है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत आप बता सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ CHO इन एवरी स्कूल। सभी स्कूल में CHO अपॉइंट करना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। सब सेंटर पे जो HWC है वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में CHOs को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के लिए। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं वो सही है। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एंड ट्रेनिंग ऑफ आशा, ये सभी के सभी जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत जो एक्टिविटीज़ है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हाईली स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोसिस HIV इन्फेक्शन इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाईली स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो कौन सा है जो हम यूज़ कर सकते हैं HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि हम हाईली स्पेसिफिक अगर टेस्ट यूज़ कर रहे हैं HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए तो वो हम यूज़ करेंगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली नॉन रिजर्वायर ऑफ याज डिजीज इज।
याज डिजीज का एक कौन सा रिजर्वायर है जो आपको बताना था यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग ओनली रिजर्वायर होता है याज डिजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेस इन चिकन पॉक्स इज दैट ऑल द स्टेजेस ऑफ द रेस में बी सीन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम इन द सेम एरिया, दिस इज कॉल्ड एज। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन बी प्लियोमॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि चिकन पॉक्स एक पर्सन को हुआ है जिसका करेक्टरिस्टिक आपको फीचर बताना है, और वो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो रेसेज है, ऑल स्टेज ऑफ रेसेज जो भी है वो साइमल्टेनियसली वन टाइम सेम एरिया में आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो चेस्ट पे दिखाई दे रहे हो सकता है आपको बैक साइड में दिखाई दे रहे हो, मतलब एक जगह, मतलब अलग अलग स्टेज में हो चाहे, लेकिन वो सेम जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, सेम एरिया पे अगर वो अराइज हो रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिज्म। इस फीचर को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिसेला वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी वो कंडीशन है जिसमें वेरिसेला वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पर्सन के लिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट एलर्जी टू नियोमाइसिन। अगर नियोमाइसिन से किसी पर्सन को एलर्जी है तो उस पर्सन को हम वेरिसेला वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके लिए ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स इज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीजल्स का जो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड है वो कितना होता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड 4 डे बिफोर एंड 4 डे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेशेज। ये मीजल्स का क्या है, कम्युनिकेबिलिटी पीरियड, और ये फिर से पूछा जा सकता है आपकी CHO की एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज ए सडन कंप्लीट और मेजर चेंज इन द एंटीजेनिक वेरिएशन इट इज कॉल्ड एज। सडनली कंप्लीट या फिर मेजर चेंजेस हो रहे हैं एंटीजेनिक वेरिएशन के थ्रू, इस टर्म को क्या बोलेंगे, तो इस टर्म को हम बोलते हैं शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, शिफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइन ऑफ वेरी सीवियर डिजीज इन अंडर 5 चिल्ड्रन आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो भी अंडर 5 ईयर जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें सभी जो है वेरी सीवियर अगर डिजीज होती है तो उसकी क्या है, साइंस है, साइन है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सीवियर डिजीज की क्या है, साइन है, जो आपको देखने को मिल सकते हैं अंडर 5 चिल्ड्रंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन फॉर H1N1 इज गिवन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जा सकता है इस बार भी कि जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आती है H1N1 के लिए उसको किस रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी नेजल स्प्रे। जो H1N1 के लिए वैक्सीन आती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इसको नेजल स्प्रे के थ्रू या फिर नेजल या फिर आप बोल सकते हैं कि नोज के थ्रू इस वैक्सीन को इंसर्ट किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन HIV पॉजिटिव पर्सन द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव व्हेन द इंड्यूरेटेड एरिया रिचेज विच ऑफ द फॉलोइंग साइज। ये यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब HIV पॉजिटिव पर्सन है और उसमें ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया गया। अब वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब उसमें जो एरिया आपने वहाँ पे चेक किया है वो कितना क्या हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी ये अभी एम्स 2022 में पूछा गया था, एम्स नॉर्सेट में भी सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसको HIV एड्स हो रखा है और वो आपके पास आता है, आपने इसकी क्या की है, जांच की है। जांच कौन सी की है, TB की आपने जांच की है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आपने किया है, तो आप बताइए कि ये पॉजिटिव कितनी इन ड्यूरेशन पे आप बताओगे कि ये पॉजिटिव है। इस प्रकार से वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा लेंथी था वहाँ पर भी, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सेकंड मोर देन 5 mm। HIV पॉजिटिव की बात करते हैं तो मोर देन 5 mm होता है, और बाकी मोर देन 10 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर HIV एड्स की बात करें तो ही आपका आंसर क्या होगा, मोर देन 5 mm। बाकी नॉर्मल की बात करें तो उसमें मोर देन 10 mm जो है इन ड्यूरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियोस्टेटिक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रखी है, कोई बात नहीं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का एक क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया कि कौन सी इनमें से एक बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड
इथाम्ब्यूटोल, बाकी सभी की सभी क्या है बैक्टीरियोसिडल, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है। लेकिन एक ऐसी ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, वहीं के वहीं उसकी ग्रोथ को रोक देती है, और वो कौन से इथाम्ब्यूटोल। बाकी जो रिफाम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पायरिजिनामाइड है, ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट रिप्रेजेंट ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक mmHg एंड डायस्टोलिक mmHg एज पर ESC गाइडलाइन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट ग्रेड हाइपरटेंशन आप किसको बोलेंगे जब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो, और ये आपको ESC गाइडलाइन के तहत पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, 140 to 159 एंड 90 to 99, जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर ये ब्लड प्रेशर आ रहा है, इसके बीच में अगर मेजरिंग जो है वो आ रही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेन वेपन फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एट द प्री इन्वेजिव एंड प्री मैलिग्नेंट स्टेज इज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप प्री इन्वेजिव एंड प्री मैलिग्नेंट स्टेज में आप क्या कर रहे हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, कैंसर स्क्रीनिंग, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड अक्रेंस विच में इन्वॉल्व इंजरी इज कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, अनप्लान्ड, आपने ना कोई प्लान किया है कि ऐसे ऐसे होगा, और आपकी क्या होगी, इंजरी होगी, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। कोई पर्सन थोड़ी जाता है किसी के सामने कि हाँ ये लो मेरा एक्सीडेंट कर दो, नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली अनप्लान्ड होता है और वो अनएक्सपेक्टेड होता है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। अगर अनप्लान्ड एंड अनएक्सपेक्टेड अगर इंजरी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रूमेटिक फीवर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि रूमेटिक फीवर अगर किसी पर्सन को होती है तो वो किसको अफेक्ट करती है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट। ये रूमेटिक फीवर किसी पर्सन को हो रही है तो किसको अफेक्ट कर रही है, हार्ट एंड जॉइंट्स के कनेक्टिव टिश्यूज को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार्सिनोमा दैट अकर्स फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स कंस्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड एज। देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो कार्सिनोमा है वो कहाँ पर है, मेसोडर्मल सेल के अंदर, और वो अलग अलग जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है उनके अंदर भी जो है कार्सिनोमा की ग्रोथ जो है वो हो चुकी है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं सारकोमा। ये जो टर्म दी गई, ये आपको जो पूछी गई है टर्म, ये टर्म है सारकोमा। जो ऑप्शन जो सेकंड वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग ऑफ फॉर ब्रेस्ट कैंसर हैज एन एडवांटेज दैट पेशेंट नॉट एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है जिसमें पेशेंट जो है वो रेडिएशन में एक्सपोज भी ना हो। तो यहाँ पे इसमें एडवांटेज जो है पेशेंट को क्या होगा कि वो रेडिएशन में एक्सपोज नहीं होगा। तो कौन सी स्क्रीनिंग है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी कर लेंगे और जो पेशेंट है वो रेडिएशन से एक्सपोज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में रेडिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 25-year-old man with BMI of 23 is कैटेगराइज्ड एज। यहाँ पे मतलब एक 25 साल का पर्सन है और उसकी BMI कितनी है, 23 है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप सभी को पता ही है। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रीटमेंट फॉर स्नैक बाइट इज। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक स्नैक बाइट का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, एंटी विनम। एंटी विनम यानी कि जो भी विनम है या फिर जो जहर है स्नैक बाइट की वजह से जो जहर हुआ है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटी विनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन प्रेजेंटिंग विथ ए विजुअल एक्यूटी लेस देन 6/12 इज कैटेगराइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट। देखिए एक पर्सन है जिसकी विजुअल एक्यूटी टेस्ट की जा रही है और उस विजुअल एक्यूटी में पता चला है कि इस पर्सन की विजुअल एक्यूटी कितनी है, 6/12 से कम है। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, माइल्ड, यानी कि विजन इंपेयरमेंट तो है लेकिन इस पेशेंट में कितना विजन
और जो विजन इम्पेयरमेंट है वो किस प्रकार का है, माइल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट दैट इज टेकन एट द मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब कैज एंड द इलियक क्रेस्ट इज कॉल्ड। ये आपको बीपीसीसीएचएन के अंदर मिल जाएंगे सारी चीज़ें, और भी बीपीसीसीएचएन के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली, और रिसेंटली ये त्रिपुरा सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको ये मेजरमेंट मतलब किस चीज़ का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको लोकेशन दी गई है मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर, मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब केज एंड इलियक क्रेस्ट और रिब केज के बीच में, और जो लोअर बॉर्डर है रिब केज की जस्ट उसके और इलियक क्रेस्ट दोनों के बीच में आप मिड पॉइंट पे आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आप मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, यही तो आपको पूछा गया। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, वेस्ट सरकमफेरेंस। और यही क्वेश्चन अभी बीपीसीसीएचएन के एग्जाम में भी पूछा गया था, वो आप पेपर पढ़ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the amount of energy supplied per 1 gram of protein when the calories intake is inadequate is, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है या फिर कितनी कैलोरीज मिलती है, ये आपको सिंपली पूछा गया है, और ये सभी को आपको पता भी है। 4 किलो कैलोरी जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है, 1 ग्राम फैट से 7 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से वही 4 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर एन इंडियन एडल्ट इज, यानी कि जो भी इंडियन एडल्ट है उनको पर डे कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार पूछा भी जाता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट के 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, कौन सा वो एसेंशियल मिनरल है जिसका रोल किस में होता है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों मिलके क्या करते हैं, बोन एंड टीथ का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर फॉस्फोरस दे रखा है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन का बेस्ट सोर्स पूछा गया है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, सी फूड। जो सी फूड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन का बेस्ट सोर्स क्या हो जाएगा, सी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्लोरीन अवेलेबल टू मैन इज, प्रिंसिपल सोर्स क्या है फ्लोरीन का जो कि ह्यूमन बींग्स को मिल सके, किससे मिलेगी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, वाटर। वाटर सभी पीते हैं जिसमें क्या होता है, फ्लोराइड होता है। और वहीं तो आपको पूछा गया प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्लोरीन क्या है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर विच एम्फसाइज्ड दैट हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूरी एक डेफिनेशन दी गई है। किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको दी गई है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक पर्सन को इक्वली हर एक सुविधा का लाभ मिले, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो, जितने मेडिसिन है वो भी सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सारी मतलब एक डेफिनेशन दी गई है, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर दी जा रही है पर्सनस को वो इक्वली सभी को मिले। तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड एट द विलेज लेवल थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सभी की सभी जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स होती है वो हर एक इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट की गई है, मतलब गाँव तक पहुँचाई गई है। तो ये किसके द्वारा पहुँचाई गई है ये आपको पूछा गया है, मतलब एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, नर्सेज ट्रेनिंग नहीं है, बाकी सभी सी आशा स्कीम चलाएगी। इससे क्या हुआ, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है वो गाँवों तक पहुँची। ICDS स्कीम से भी गाँवों तक सभी प्रकार की जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो पहुँची है। ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइज, और जो भी लोकल दाइज है जो डिलीवरियां करवाती थी उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई ताकि वो भी अच्छे से डिलीवरीज गांव में ही परफॉर्म कर सके। तो ये सारी की सारी प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट की गई है हर एक गाँव में। वो किन के थ्रू हुई है, आशा स्कीम, ICDS स्कीम एंड ट्रेनिंग टू ऑफ लोकल दाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ वन आशा फॉर, यानी कि एक आशा जो है वो सेलेक्ट होती है, किस हिसाब से सेलेक्ट होती है, फिर कितनी पॉपुलेशन पे एक आशा को लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट
1000 पॉपुलेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशा कितनी पॉपुलेशन पे यहाँ पे मतलब पोस्टेड होती है, या फिर एक आशा के अंडर में कितनी पॉपुलेशन आती है, तो आप आंसर कर देना 1000 की पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरिफेरल आउटपुट ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरियाज इज। रूरल एरियाज के अंदर जो भी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसका पेरिफेरल आउटपुट क्या है, या फिर कौन सा वो सेंटर है जो पेरिफेरल आउटपुट देता है या फिर आउटपोस्ट देता है जो भी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है रूरल एरियाज के अंदर, तो वो कौन है, सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैप्टन ऑफ द हेल्थ टीम एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसमें जो हेल्थ टीम है इसमें कैप्टन कौन होता है, तो कैप्टन तो वही होगा जो एमओ होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, वही पूरे पीएचसी को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्यूज दैट द कलेक्टेड बाय द स्ट्रीट क्लींजिंग सर्विसेज एंड स्केविंग इज कॉल्ड एज। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, किसकी है, यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रीट रिफ्यूज। ये जो रिफ्यूज पूछा गया है यानी कि स्ट्रीट क्लींजिंग सर्विसेज और स्केवेंजिंग जो भी कलेक्ट करते हैं इससे रिफ्यूज को कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीट रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। ऐसा वो कौन सा आर्थ्रोपोड है जो डायरेक्टली आदमी से आदमी में ट्रांसफर हो जाता है अगर वो क्लोज कांटेक्ट की वजह से, मतलब आदमी कोई भी दो आदमी है जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन दोनों में अगर कोई आर्थ्रोपोड एक किसी पर्सन को हो रखा है तो वो दूसरे पर्सन को भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो कौन सा ऐसा आर्थ्रोपोड्स है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी स्कैबीज। इसीलिए आपको कहते भी होंगे काफ़ी लोग, जैसे मतलब गाँव में या फिर सिटी में कहीं पर भी आप रहते हो, किसी पर्सन को एलर्जी हो रखी है तो वो उसके बारे में यही कहा जाता है, या फिर वो भी कह देता है कि मेरे जो भी क्लॉथ्स है वो आप यूज़ मत करना क्योंकि मेरे को ये ऐसी बीमारी है वो आपको भी लग सकती है। तो यानी कि ये इसके बीच वाला जो ऑर्थ्रोपोड है वो क्या होता है कि मैन टू मैन डायरेक्टली क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चीप मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट का चीफ मेथड कौन सा है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड रीयूज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन ए लैंडफिल साइट। यानी कि कोई ऐसे वेस्ट जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, उन वेस्ट मटेरियल्स को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो कौन से मेथड से हम उनको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सेकंड इंसिनरेशन। उनको हम जला देंगे। ये क्या रहेगा, बेस्ट ट्रीटमेंट तरीका रहेगा। जो भी वेस्ट है उनका मतलब डिफ्यूज करने का, जो भी वेस्ट है उनको उनसे जो भी संक्रमण होते हैं उनको रोकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट है, बात हो रही है यहाँ पे रिसाइक्लेबल वेस्ट की, लेकिन कैसे है वो कंटामिनेटेड है। वो वेस्ट जो रिसाइक्लेबल हो सकते हैं और वो कंटामिनेटेड हैं, तो उन्हें कौन से कलर के बैग में डालेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी रेड बैग। रेड बैग के अंदर इनको डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, द डाइल्यूशन ऑफ एपिनेफ्रिन यूज्ड ड्यूरिंग एंडोस्कोपी फॉर एक्यूट हीमोस्टेसिस इज। यानी एक्यूट हीमोस्टेसिस में एंडोस्कोपी यूज कर रहे हैं और उस दौरान एपिनेफ्रिन कितना क्या यूज लेंगे, ये इसका डाइल्यूशन जो है वो आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी 1:10,000, यानी कि 1:10,000 में ये एपिनेफ्रिन का क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, जो हम यूज लेते हैं एक्यूट हेमोस्टेसिस की एंडोस्कोपी के दौरान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, बर्न्स कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू और contact with flame, hot liquid, semi liquid and semi solid and hot object are called। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, ये कौन से बर्न की डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको बताया गया कि बर्न हुआ है किसकी वजह से, कारण आपको दे रखे हैं एक्सपोज टू कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम, हॉट लिक्विड या तो गर्म पानी है या फिर कोई भी गर्म लिक्विड है या फिर सेमी लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड और हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से अगर कोई पर्सन बर्न हुआ है तो इस प्रकार के बर्न को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन सेकंड
थर्मल बर्न। इस प्रकार के हम बर्न को क्या बोलते हैं, थर्मल बर्न बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करेंगे आपको 1-2 दिन में हरियाणा सीएचओ के पेपर भी अवेलेबल करवा दें, और बाकी जो भी पेपर है सीएचओ की वो आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। सीएचओ पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।